ये चैप्टर नंबर 5 है। इसमें आपको 108 एमसीक्यू मिलेंगे। इतने एमसीक्यू करने के बाद से आपको इसके चैप्टर की बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, गारंटी है मेरी। सभी के सभी आपके हल अभ्यास प्रश्न हल कराए जाएँगे। चैप्टर के अंतर्गत जो भी आने वाले प्रश्न हैं, उन सबको हल कराए जाएँगे। बस आपको सावधानीपूर्वक शुरू से लेकर के अंत तक को वीडियो को देखना भी ना स्किप किए। और बेहतर यही होगा कि यदि आप क्वेश्चन को यदि पढ़े हुए हैं तो आप उसको पॉज़ करिए, पॉज़ करके खुद को सॉल्व करने की कोशिश करिए, वरना मैं तो आंसर इसको बता ही रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, एक-एक प्रश्नों को हम सुचारू ढंग से पढ़ेंगे। चलिए, प्रश्न आपका दिया हुआ है कि पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में आपको तुलना बताना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इनकी सभी तुलना के बारे में। क्या है पहला, पादप कोशिका क्या है? पादप कोशिका के बारे में बात किया गया कि पादप कोशिकाएँ कोशिका भित्ति होती है, क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित रहते हैं, बड़ी इसकी रसधानी होती है, हम जिसको वैक्यूल का नाम दे देते हैं। ये पादप कोशिका होती है, यानी पादप कोशिका में क्या पाया जाएगा? कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और बड़ी रसधानी, ठीक है? तुलना की बात करना है इसमें। उसके बाद से जंतु कोशिका की बात करेंगे, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही नहीं पाए जाएँगे। इसका जो रसदानी होगा बड़ा होगा, लेकिन जो जंतु कोशिका में वैक्यूल मतलब रसधानी काफ़ी छोटी होती है। सेंट्रियोल्स काफ़ी इसमें केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आपको बताना है इसमें, दूसरे प्रश्न में आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की हम बात करेंगे आपको, तो इसमें आपको बताना है, ये क्या होता है? पहली बात, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाएगा। इसमें झिल्ली जो बंद अंगक होते हैं, उसमें अनुपस्थित होता है। इसका आकार काफ़ी छोटा होता है, किसका? प्रोकैरियोटिक का। क्लियर है? वहीं री यूकेरियोटिक की बात करें, तो यूकेरियोटिक में केंद्रक किसमें पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाए जाएँगे। जैसे इसमें झिल्लीबंद अंगक अनुपस्थित थे, इसी में आपके झिल्लीबंद अंगक आपके क्या होंगे? उपस्थित होंगे। जब ये उपस्थित होगा तो इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के साथ-साथ गाल्गी बॉडी भी पाई जाएगी। इसका आकार क्या होगा? यूकेरियोटिक आकार बड़ा होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ये काफ़ी छोटा होता है। ठीक है? तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा भी है, डायरेक्ट इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है? इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा। ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन के नाम से आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, और इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, प्लीज़ वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे एक आपको आपको एक हाइप का ऑप्शन ज़रूर होगा। प्लीज़ वीडियो को हाइप ज़रूर दें, कि वीडियो एक से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। ठीक है? इतना आप हेल्प ज़रूर करेंगे, हाइप ज़रूर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आपको इतना बेहतरीन कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता है, ये गारंटी है। आपके विल सॉल्यूशन के साथ मैं सब चीज़ों को करा रहा हूँ। उसके बाद से है, इसमें आपको बताना है, चलिए हो गई बातें, अब इसकी बात करते हैं कि आपको यदि प्लाज़्मा झिल्ली फट जाए या मान लीजिए वो टूट जाए, तो कोशिका के अंदर या बाहर पदार्थ का नियंत्रण आवागमन रुक जाएगा। कह रहा है कि साइटोप्लाज्म बह जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी? मर जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 था, यदि मान लीजिए कि प्लाज़्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा? तो इसमें यही होगा, इसका रीज़न यही होगा कि टूट जाए तो इसकी जो बाहर से अंदर होने वाली जो पदार्थों का आवागमन था कोशिका के अंदर, वो इसका आगमन रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, और वहीं से साइटोप्लाज़्म क्या हो जाएगा? बह जाएगा, और वहीं जो अंदर कोशिका होगी उसकी, वो मर जाएगी। क्लियर है? तो प्लाज्मा झिल्ली फटने का रीज़न समझ में आया? अच्छा, यदि गोल्गी बॉडी उपकरण न हो तो क्या होगा? तो यही रीज़न होगा कि जो उसमें प्रोटीन और लिपिड का जो संशोधन या पैकेजिंग होगी वो नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, इसमें कोशिका के श्रवण का कार्य आपका मतलब इसका फ्लुएशन नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि लाइसोसोम इसमें नहीं बन पाएँगे, और जब लाइसोसोम नहीं बन पाएँगे तो कोशिका का जीवन क्या हो जाएगा? आपका संकट में पड़ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये गोल्गी बॉडी उपकरण न होने का रीज़न है। अगला पॉइंट है आपका, ये अगला क्वेश्चन नंबर 5 उसी में है कि कोशिका का कौन-सा अंग जो होता है वो बिजली घर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में नहीं गिने कितनी बार पूछा जा चुका है, और क्यों है? क्यों इसको बोला जाता है बिजली घर? तो बिजली घर बोलने का रीज़न ये है, क्योंकि यह श्वसन क्रिया के द्वारा जो हमारी जो ऊर्जा होती है, जिसको एटीपी एडिनो ट्राइनोफॉस्फेट बोलते हैं इसको, इसका निर्माण करता है। ठीक है?
इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम श्वसन या बिजली घर कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि मान लीजिए कि कोशिका जो झिल्ली होती है उसको बनाने के लिए आपको लिपिड और प्रोटीन का निर्माण का जरूरत पड़ता है। और इसका संश्लेषण कहाँ होता है? इसका संश्लेषण होता है एसईआर में। इसका संश्लेषण होता है लिपिड के जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहां पर जाकर के इनका निर्माण होता है। तो आपके जो इसमें 6 क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है। 7वां क्वेश्चन ये है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ ग्रहण करता है? इसके पहले टीआरई 1, 2, 3 में अमीबा से संबंधित प्रश्न आपके आए हुए हैं, जरूर देखिएगा। जो भी भाई बहन एईडीओ का फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज इसको स्किप नहीं करेंगे, उसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। प्रोटीन, इसका रीजन यही है कि इसका, और दूसरी बात उसका ही क्वेश्चन का जवाब था कि जो प्रोटीन है वो आपका क्या हो जाएगा, रेटिकुलम यानी आरईआर में पाया जाएगा। 7वें नंबर में कि अमीबा अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको कि अमीबा अपने झूठे पैर जिसको हम प्लाज्मोडिया बुलाया जाता है, ठीक है ना, नेमोपोडिया, निकाल कर भोजन कण को घेर लेता है। क्या करता है अमीबा अपने झूठे पैरों से निकाल करके भोजन के क्या करता है, चारों तरफ फैला लेता है, उसको जहां तक भोजन मिलता है उसको अपने आपस में सपेट लेता है, समेट लेता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। इसी के माध्यम से अमीबा क्या करता है, अपने झूठे पैरों को फैलाता है और आसपास उसकी जो भी चीजें उसको खाने लायक होती हैं, भोजन होता है, वो अपना ग्रहण कर लेता है। ये अमीबा अपने इस प्रकार से भोजन को प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है कि परासरण, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, वो क्या होता है? देखिए, जो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसके पास जल का गमन उच्च जल संभाव्यता से विलयन से निम्न जल संभाव्यता की ओर आपका होना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। मतलब जो आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसमें जो जल का गमन होता है उच्च जल संभाव्यता से निम्न जल संभाव्यता की तरफ होता है, और इसी प्रकार की प्रक्रिया को ही हम परासरण कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ये। अब इसमें से 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसके बाद से हम आते हैं अब चैप्टर के अंदर। चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, उससे संबंधित बनने वाले सभी के सभी प्रश्न भी हम देखेंगे। चलिए पहले इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, हम ये क्या कहते हैं। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनते हैं, इस प्रकार से, इसलिए मैंने इसको बताने की कोशिश किया है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट, हाँ, स्टार्ट करें। कह रहा है कि कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से। उन्होंने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ठीक है, अगला पॉइंट, ल्यूवेनहॉक जो 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में इसको स्वतंत्र रूप से कोशिकाओं का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। और कोशिका को सबसे पहले पता किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका में केंद्रक की पता सबसे पहले किसने लगाया? तो ये लगाए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद से भी और स्थिति है कि जोई जेई पुरकंज है, पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में उपस्थित तरल जैविक पदार्थ को उन्होंने जीव द्रव्य नाम दिया था। यानी जो कोशिका में आपका जीव द्रव्य था उसका नामकरण किसने किया? तो जेई पुरोकंज ने दिया था। 2 जीव वैज्ञानिक कौन कौन से? एम स्लीडन है और टी स्वान है। उन्होंने कोशिका के सिद्धांत के विषय में बताया था। यानी कोशिका सिद्धांत के विषय में स्लीडन साहब और स्वान साहब ने बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं। वे जीवन की मूलभूत इकाई, यानी जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? तो कोशिका कहलाती है। बिरचो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। ठीक है, 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद से कोशिका की जटिल संरचना और उसके बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। उसके बाद से इसका क्लासिफिकेशन हुआ, इसके बारे में बहुत चीजें सामने आई। इतना मैंने समझ लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आते हैं हम जो चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्न है उनको देखेंगे। उसका पहला प्रश्न है आपके सामने कि जो कोशिका की जो खोज है वो किसने और कब, किसने और कैसे की? अभी मैंने बताया कि जो आपकी जो कोशिका की खोज है
वो रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क की पतली परत को देख करके किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद हो गया ये चीजें। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, मैंने अभी बताया था, क्योंकि यह सबसे छोटी जीवित इकाई है जो जीवन के लिए आवश्यक सभी जीवित प्रक्रियाओं को पूरी कर सकती है। पॉइंट है, दोनों को समझ में आया? चलिए, ये तो चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न चल रहे हैं आपके, और भी होगा उनको भी देखेंगे। और भी है, इस प्रकार के प्रश्न हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको क्या करना है, फिल करना है। कि जैसे मान लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और ये आपकी यूकेरियोटिक कोशिका है, दोनों। जैसे आपको बोल दिया पहला पॉइंट, इसका आकार क्या होता है, प्रोकैरियोटिक का छोटा होता है, वहीं यूकेरियोटिक का बड़ा होता है, लेकिन इसके आकार कभी कभी पूछ दे देता है। जैसे इसका आकार जो होता है वो 1 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में पाया जाता है। और आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो 10 के पावर माइनस 6 मीटर होती है। माइक्रो है ये, एंगस्ट्रॉम नहीं है, सॉरी माइक्रोमीटर है। सॉरी, माफी चाहता हूँ, माइक्रोमीटर है ये। उसके बाद से वहीं बड़े आकार की बात करेंगे यूकेरियोटिक में, तो 5 से लेकर के 100 यानी 5 टू 100 ये माइक्रोमीटर के बीच में इनकी क्या होती है, आपका मतलब इनका आकार होता है। दूसरा पॉइंट दिया है कि केंद्रीय जो इसके छत्रक होते हैं वो कैसे होते हैं, सुस्पष्ट चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। और इसी में सीधा विपरीत होगा, इसमें झिल्ली नहीं होती, मतलब घिरा नहीं होता है। उसके बाद इसमें क्रोमोसोम एक पाए जाते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, वहीं यूकेरियोटिक में आपको एक से ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, एक से ज्यादा पाए जाएंगे। तीसरी बात, इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है। मैंने अभी आपको बताया था इसमें क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है, नॉर्मल चीज है। इसमें क्या होगा, आपका जो झिल्ली युक्त कोशिका के अंगक होंगे वो इसमें पाए जाएंगे और इसमें नहीं पाया जाएगा। क्लियर है इतनी पॉइंट? अगला पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसमें भी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न है, उनको भी हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि क्या आप ऐसे 2 अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? हाँ, 2 आनुवंशिक पदार्थ हैं, मतलब कि आनुवंशिक पदार्थ का मतलब कि डीएनए होता है। ठीक है, तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाएगा और दूसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये 2 अंगक है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरे प्रश्न हमारा है, ये देखिए, दूसरा प्रश्न कि यदि किसी कोशिका का अंगक किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? तो देखिए, इसका क्या होगा, इसका रीजन बड़ा मैं कर दिया। यदि आपका कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव से नष्ट हो जाए तो आपकी जो झिल्ली और अंगक होंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आवश्यक जो आपकी क्रियाएं होती हैं, जैसे आपकी श्वसन हो गई, प्रोटीन संश्लेषण हो गए, श्रवण हो गया, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगी, आपकी रुक जाएंगी। यदि आपका कोशिका का संगठन भौतिक या रासायनिक रूप से आपका नष्ट होता है तो ये सभी के सभी आपका इफेक्ट डालेगा। उसके बाद से क्या होगी, आपकी जो अंत में जाकर के आपकी जो कोशिका होगी वो मर जाएगी। पॉइंट समझ में आया? तीसरी पॉइंट आपको कह रहा है, अब आप लाइसोसोम को आप आत्मघाती शैली कहते हैं। तीसरा प्रश्न यही है, यही है तीसरा प्रश्न कि लाइसोसोम को आत्मघाती शैली क्यों कहते हैं। इनके प्रश्नों को जवाब आपके सामने है। क्यों कहते हैं इनको तो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं इसमें, कि ये अपने एंजाइम को पाचन करने का काम करते हैं। क्या होगा इसमें, अगला पॉइंट, कि झिल्ली टूटने पे ये जो एंजाइम होते हैं इनमें, ये स्वयं की कोशिकाओं के अवयवों को पचा लेते हैं, मतलब अपने आप में ही क्या होते हैं, पचा लेते हैं। इसीलिए इसी कारण से क्या होगा, जो एंजाइम ये पचा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब ये आत्मघाती शैली होती है। कभी कभी क्या हो जाता है, ये फट जाता है। ठीक है, इसलिए इसको आत्मघाती शैली कहते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें क्या कह रहा है कि कोशिका के अंदर जो आपके प्रोटीन होते हैं उनका संश्लेषण कहाँ होता है। तो मेरे भाई बहन सब लोग, आप लोग जानते हैं, यदि थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा कभी बुकों पे तो उनको इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ये होता है राइबोसोम पे। आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या होता है, राइबोसोम पर कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कहाँ पर, राइबोसोम पर। क्लियर है? चलिए अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके बाद से इसी में कुछ पॉइंट और ऐड हुआ है। ये पीडीएफ का है, थोड़ा सा अलग हो गया। कह रहा है कि राइबोसोम स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में एक या साइटोप्लाज्म में या जो आपका आरईआर होता है, जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसे आपके क्या होते हैं, राइबोसोम जुड़े होते हैं।
किनसे? RER से, साइटोप्लाज्म राइबोसोम स्वतंत्र रूप से इसमें जुड़े होते हैं। उससे बाद से आपको इस चैप्टर से संबंधित आपने क्या-क्या सीखा है, उनको तो आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करना ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है इसका पॉइंट में कि कोशिका जीवन की क्या है? एक प्रकार की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। पढ़ा आपने? कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। कोशिका के चारों ओर क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्लियाँ लिपिड और प्रोटीन की क्या होती हैं? बनी होती हैं। क्लियर है? कह रहा है कि कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली का जो सक्रिय भाग है, कोशिका झिल्ली कोशिका क्या होता है? एक सक्रिय भाग होता है या पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर और बाहरी वातावरण में नियमित करता है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि जो पादप कोशिका होती है उसी में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है और यही कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा है कि कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका में स्थित जो कोशिका भित्ति की जो कोशिका भित्ति फंजाई और बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। अगला पॉइंट है कि जो यूकेरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है या कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ER अंतःकोश के परिवहन तथा उत्पाद के सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्जी उपकरण झिल्ली-युक्त कोशिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पाचनों का पदार्थों का संचयन करता है, उनका रूपांतरण करता है और उनकी पैकेजिंग करती है। मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद से और भी पॉइंट इसमें हैं, थोड़े से इनको भी देखते हैं। कह रहा है कि अधिकांश जो पादप होते हैं कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। एक प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो संचयन करना होता है। ल्यूकोप्लास्ट का जो प्राइमरी वर्क है वो संचयन करना है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। कह रहा है कि अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में बड़ी केंद्रकीय राजधानी होती है। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का चयन करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। क्लियर है मेरी बात? इसका लास्ट पॉइंट है आपने क्या सीखा से कि जीवधारियों में कायिक जो वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। आपका लास्ट पॉइंट। अभी तक मैंने क्या किया है कि आपके चैप्टर अभ्यास प्रश्न, आपके चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी के सभी प्रश्न, उन सब का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के MCQ फॉर्मेट से, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है मेरी बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा हमारा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको बस देखना है और इससे सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी पूरे से पूरे चैप्टर की। क्लियर है मेरी बात? चलिए पॉइंट हम देखते हैं। पहला कह रहा है कि कोशिका, जिसको हम सेल बोलते हैं, ये जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? इस सब के सब मैक्सिमम जो भाषाएं हैं, मैक्सिमम जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा ही से ही लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, जो लैटिन भाषा में जो सेल है, इस सेल का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट। सेल का अर्थ मतलब होता है, सेल का अर्थ होता है एक प्रकार का छोटा कमरा। क्या होता है सेल प्रकार का? सेल का मतलब छोटा कमरा होता है। अगला पॉइंट है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का अवलोकन कब किया था? तो सबसे पहले कोशिका का अवलोकन 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अवलोकन किस पदार्थ पर किया था? आपने पढ़ के आया है। तो वो किए थे कार्क के पतली झिल्ली पर। ऑप्शन नंबर बी, कार्क पर किया था। कह रहा है कि कार्क किससे प्राप्त होता है? तो कार्क जो होता है वो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 6 की तरफ आते हैं। मैंने कहा है आपको क्वेश्चन अपने मन से करने हैं एक बार से, उसके बाद मैं सॉल्यूशन तो बता रहा हूँ। पॉज करिए वीडियो को पॉज करने के बाद से क्वेश्चन का आंसर सेल्फ करने की कोशिश करिए। नहीं आता है कॉपी पे लिखिए कितने आपने सही किए और इसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
यदि कोई भाई-बहन अभी तक कोई आपने बुक ही नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ उसको शुरू से लेकर के अंत तक नॉर्मली तरीके से वीडियो को चलने दें और देखते रहें। क्लियर है? जिसको वीडियो स्लो लग रही है वो आप 2 टाइम्स करके देख सकते हैं, मल्टीपल 2 करके 1.5 पे देख सकते हैं। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो रॉबर्ट हुक साहब हैं, उन्होंने कोशिका की तुलना जो है वो किससे की थी? तो उन्होंने कोशिका की तुलना एक मधुमक्खी के छाते से किया था। ऑप्शन नंबर बी। 7वें की तरफ आते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें आपको 100 प्लस एमसीक्यू है, लगभग 108 के आसपास। क्लियर है मेरी बात? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? इन्होंने इस यंत्र का प्रयोग किया तो उसका नाम था स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 8वें की तरफ बढ़ते हैं। 8वां है कि प्याज की झिल्ली को देखने के लिए कौन सी स्लाइड तैयार की जाती है? तो प्याज को देखने के झिल्ली को देखने के लिए आप देखेंगे इसमें वो अस्थायी स्लाइड तैयार की जाती है। एग्जैक्ट आपको बुक में मिल जाएगा सभी की सभी चीजें, बस मैंने उसको एक एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए लाया है। इसकी थ्योरी चाहिए तो थ्योरी भी आपकी पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं एनसीईआरटी सीरीज में या न्यू एनसीईआरटी सीरीज में आप देख सकते हैं। मेरे आप जाइए वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में चेक करिए और पढ़िए। उसके बाद से आप एमसीक्यू करिए, वरना नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कि प्याज की विभिन्न आकार वाली जो झिल्लियां हैं इनकी स्लाइड को देखने पर हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई क्या देता है? हमें ये दिखाई देता है कि जो सभी की कोशिकाएं हैं वो लगभग एक ही संरचना की होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्याज की जो छोटी-छोटी एक प्रकार की संरचना होती है, उस संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? तो उन संरचनाओं को हम कहेंगे कोशिका। क्या कहेंगे? क्योंकि उसी से संबंधित हम पढ़ भी रहे हैं। इन्हीं को छोटी-छोटी संरचनाओं को ही हम कोशिका बोलते हैं। अगला पॉइंट, कह रहा है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में संपूर्ण जीव हो सकती है, इसका उदाहरण क्या है? एकमात्र जीव, संपूर्ण में जीव हो सकते हैं, जैसे आपकी अमीबा है, जैसे आपका क्लैडिमोनस है, जैसे आपकी पैरामीशियम, ये सभी के सभी एक जीव है, ठीक है? और ये इसमें क्या होती है? कोशिका भी पाई जाती है। 12 नंबर की तरफ आते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? तो इसमें जो कोशिकाएं मिलकर बनाएंगी वो एक प्रकार के ऊतक और अंग को बनाएंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या बनाएंगे? ऊतक और अंग बनाएंगे। 13 नंबर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने किया था 1665। क्लियर है? कह रहा है कि तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाएं सबसे पहले किसने देखी? तो सबसे पहले देखने वाले कौन थे? वो थे आपके ल्यूवेनहॉक साहब। कौन थे? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर हमारा है। अब यह कि कोशिका में जो केंद्रक का पता है वो किसने लगाया था? पढ़ के आए हैं। केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन साहब ने लगाया था। किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। कह रहा है कि जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, उनका नाम किसने दिया? तो जेई प्रुकोंज ने दिया था। किसने दिया था जीव द्रव्य का नाम? जेई प्रुकोंज। ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो ये थे आपके स्लीडन और स्वान। स्लीडन और स्वान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ये किसने कहा था? अभी आपने कड़ा देखा है, वो कहे थे बिरचो ने। किसने कहा था? बिरचो ने कहा था कि जो सभी कोशिकाएं आप देख रहे हैं ये अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगला पॉइंट 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज होती है आपको 1931 में। किसके द्वारा होती है? अर्नस्ट, यहाँ पे लिख दें अर्नस्ट रुस्का के द्वारा इनकी खोज होती है 1931 में। इसलिए ऑप्शन नंबर इसको आप क्लिक करिएगा। या 39 हो गया, इसको 31 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? कौन सा एक कोशिक जीव अपना आकार बदलता रहता है? तभी बताए थे हम आपको कि आपका अमीबा क्या होता है? अमीबा अपना आकार, देखिए ये भी पैरामीशियम भी एक कोशिकी है, क्लैडिमोनस भी है, अमीबा भी है, लेकिन अपना आकार बदलने का काम आपका अमीबा का होता है, ठीक है? मानव जीवन में क्या होता है? अब मानव जीवन में
कौन सी कोशिका का लगभग स्थिर और विशिष्ट होता है? ये आप बताएंगे। तो इसमें होता है आपको कौन सा? ये देखने को मिलेगा तंत्रिका की कोशिका। कौन से भैया? तंत्रिका की कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? कोशिकांगों के कारण ही कोशिका, 1 मिनट, 20 नंबर क्या मैंने बताया था? हाँ ठीक है, कोई बात। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोशिकांगों के कारण ही कोशिका क्या करती है? जीवित रहती है और अपने कार्यों को करती है, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका के अंदर विशिष्ट कार्य करने वाले घटकों को आप क्या कहते हैं? तो जो घटक कार्य करने वाले होते हैं उनको आप कोशिकांग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। उम्मीद करते हैं आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट भी अच्छा लग रहा। तो प्लीज एक कमेंट जरूर करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी है और किस प्रकार से आपको कहीं कोई कमी नजर आई है, प्लीज जरूर सजेस्ट करेंगे। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन के नाम से होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली क्विज के लिए आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज होती है, किसी भी प्रकार से 1 रुपए लेने देने नहीं होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम आएंगे 24 की तरफ। 23 नंबर बता दिया ना, 24 नंबर में आइए। 24 नंबर है कि लगभग प्रत्येक कोशिका में कौन सी 3 संरचनाएं पाई जाती हैं? ये 3 संरचनाएं पाए जाने वाले कौन कौन से हैं आपके? ये हैं लाइसोसोम है, गाल्जी है और राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही जवाब। प्लीज वीडियो को हाइप कर दें। HYPE आपको लाइक के बटन के जस्ट राइट साइड की तरफ 2 नंबर के बाद देखा होगा, जहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है उसी के बगल में हाइप आ रहा होगा। हाइप को नीचे आपको एक बड़ा सा ब्लैंक आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो हाइप के पॉइंट मुझे मिलेंगे। मतलब कि आपको उसमें कुछ खर्च नहीं करने हैं, आप कुछ खर्च नहीं होगा, मेरी वीडियो को पूछ मिलेगा, मतलब वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकेगी। कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली होती है। अब कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के जो कार्य हैं वो क्या हैं? इनके जो कार्य हैं वो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करना ही प्लाज्मा झिल्ली का कार्य होता है। 27 नंबर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली कहलाती है? तो प्लाज्मा झिल्ली को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोशिका झिल्ली से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रक्रिया के द्वारा अंदर बाहर होती है। तो ये जो अंदर बाहर होती है इसको हम इसका नाम हम क्या देते हैं? इसका नाम दे देते हैं हम विसरण। क्या नाम देते हैं? विसरण। मैं बहुत मेहनत से इस कंटेंट को बनाया हूँ आपको, इसीलिए आपको एक साथ वीडियो नहीं मिल पा रही है। मैं आपको एक एक दो दो चैप्टर बनाता हूँ नॉर्मली तरीके से, कोई भी एरर ना हो, और एक एक पॉइंट में इसमें समराइज करता हूँ। तो प्लीज इसके लिए आप जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कर दें कि एक से ज्यादा लोगों के पास जरूर आपके ग्रुप में शेयर कर दें, इससे सबको इसका लाभ हो। ठीक है। विसरण में पदार्थ की गति किस दिशा में होती है? मैंने आपको बताया था उस समय, पहले स्टार्टिंग में जो स्टार्ट मैंने किया है वीडियो, उस समय भी मैंने बताया है कि जो विसरण की जो आपकी पदार्थ की जो गति की दिशा होती है उसमें क्या होती है कि जब उच्च सांद्रता से निच्च सांद्रता की ओर होती है, ऑप्शन नंबर बी। जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो क्या होता है? तो ऑक्सीजन विसरण के द्वारा क्या हो जाता है? द्वारा अंदर आ जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आते हैं 31 की तरफ। कह रहा है कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है उनमें से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो है वो कौन सी है? एक वो है आपकी विसरण। क्या है आपकी? विसरण। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है जल की, ओ गॉड ये क्या हो गया, विभेद, थोड़ा सा ना क्यों, ठीक है। करा कि जल की गति यदि विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपका परासरण। उसको क्या बोलते हैं? यदि जल की गति यदि विभेदक जो वर्णात्मक आपकी जो पारगम्य झिल्ली होती है उसमें हो, उससे हो तो उसको हम परासरण का नाम देते हैं। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिससे विलेय की मात्रा कम और जल अधिक हो तो जल किस दिशा में जाएगा?
ये जो जाएगा यदि विसरण की ध्यान दीजिएगा, ऐसे माध्यम में रखा जिसमें विलेय की मात्रा कम और जल अधिक हो, ठीक है? तो ये इसकी दिशा जो होगी, वो होगी आपकी बाहर से अंदर की ओर, ऑप्शन नंबर ए। अल्प परासरण दाबी जिसको हम हाइपोटेनिक का नाम देते हैं, हाइपोटोनिक, इस विलयन में कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस विलयन में कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि कोशिका आपकी फूल जाएगी। क्या हो जाएगा? क्योंकि जब बाहर से अंदर की ओर आएगा तो कोशिका क्या हो जाएगा? फूल जाएगी। अगला पॉइंट 35 नंबर की तरफ, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसकी सांद्रता कोशिका के अंदर के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नाम देंगे आपका समपरासारी विलयन। क्या नाम देंगे? समपरासारी विलयन, ठीक है ना? अगला पॉइंट, समपरासारी विलयन में कोशिका की स्थिति क्या होगी? तो जब समपरासारी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यदि कोशिका को अधिक सांद्र से यानी हाइपरटोनिक में रखा जाए तो क्या होगा? तो जल बाहर आ जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। और वहीं आप हाइपोटोनिक में क्या होता था कि कोशिका आपकी फूल जा रही थी क्योंकि जल अंदर आ रहा था, और यहाँ पे जब जल बाहर जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी? आपकी सिकुड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। परासरण को किस प्रक्रिया की विशिष्ट विधि कहा जाता है? तो परासरण की किस प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है, मतलब विशिष्ट विधि कहा जाता है? इसका सही जवाब है विसरण, ऑप्शन नंबर ए। 39 की तरफ आते हैं, 39 नंबर क्या है? करें कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो कोशिका से किस प्रक्रिया के द्वारा अंदर बाहर होते हैं? तो ये जो होते हैं वो होता है विसरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। परासरण की परिभाषा क्या है? परासरण की परिभाषा यही है कि जल का जो विसरण होगा वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। ये आपका परासरण की परिभाषा है। यदि किसी कोशिका में अल्प परासरण दाबी विलयन जिसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं में रखा जाएगा तो क्या होगा? हाइपोटोनिक में रखा जाएगा तो अभी आप पढ़ के आए हैं, तो वो जो होगा वो आपका कोशिका फूल जाएगा क्योंकि पानी अंदर की तरफ आता है। क्लियर है? समपराशरदामी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यदि कोशिका रखी जाएगी तो उस प्रकार क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें जब समपराशर की ही दाब कर रहे हैं तो कोशिका के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अति पराशर दाबी में क्या होगा? ये अति पराशर दाबी में अभी आपने पढ़ के आया है कि कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी क्योंकि पानी आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है? अगला पॉइंट 44 नंबर की तरफ देखते हैं। क्या है 44 नंबर? कि जब परासरण द्वारा पादप कोशिका से जल बाहर निकल जाता है और कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन, ऑप्शन नंबर बी। पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? अभी आपने पढ़ा था, ये बनी होती है सेल्यूलोज की, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल एक कुछ निश्चित पदार्थों को ही गुजरने देती है, इसलिए इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम देते हैं। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो प्लीज एक शेयर जरूर कर दे दोस्तों के बीच में, और लाइक कर दें, बट लाइक वाले बटन को प्रेस कर लें एक बार। सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे आप। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा हरा पदार्थ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में हरा पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है, सबको पता है। 48 नंबर, जब जीवित पत्तियों की कोशिकाओं पर संकर या नमक का सांद्र विलयन डाला जाता है तो क्या होता है? यही होता है कि जीव द्रव्य क्या होता है? संकुचित हो जाता है, मतलब कुंचित हो जाता है। मृत कोशिकाओं मतलब 49 की तरफ, मृत कोशिकाओं मतलब जिसको हम उबली हुई पत्तियों पर जब शक्कर अथवा नमक का विलयन डाला जाता है तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपका जीव द्रव्य का कुंचन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये मृत कोशिकाएं हैं। कह रहा है कि परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता किसमें होती है? जल अवशोषण की क्षमता जो होती है केवल जीवित कोशिकाओं में होती है। किसमें होती है? केवल जीवित कोशिका। पौधे की कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं की तुलना में परिवर्तनीय माध्यम को अधिक सहन कर सकती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है,
क्योंकि उनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। अगला पॉइंट 52 नंबर की तरफ, प्याज की कोशिकाओं को आयोडीन से रंगने का कारण क्या है? इसका रंगने का कारण यही है कि जो कोशिकाओं के जो विभिन्न भाग हैं वो आराम से यानी सुस्पष्ट रूप से दिखाई दे। क्लियर है मेरी बात? 53 नंबर कह रहा है कि गाल की कोशिकाओं को देखने के लिए हम किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो आप प्रयोग करेंगे मेथिलीन ब्लू का। किसका? मेथिलीन ब्लू का आप प्रयोग करेंगे। 54 नंबर 54 की तरफ करेंगे, कोशिका का जो केंद्रक होता है वो किससे घिरा होता है? कोशिका का केंद्रक दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन जिसको हम केंद्रक झिल्ली का नाम देते हैं उनके द्वारा घिरा होता है। केंद्रक में कौन सी संरचना पाई जाती है जो आनुवांशिक गुणों की सूचना ले जाती है? तो इसको हम नाम देते हैं क्या? देखिए ऑप्शन नंबर 4 है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को ही हम डीएनए जीन बोलते हैं, ठीक है ना? 55 नंबर आपका जो है वो क्रोमोसोम यही सही होगा जो आनुवांशिक गुणों की सूचना ले जाता है, जीन की बात करते हैं, ठीक है? इस प्रकार का जीन। अगला पॉइंट, डीएनए का क्रियात्मक जो खंड है वो क्या कहलाता है? डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है वो आपका जीन कहलाता है, ठीक है? क्रोमेटिन पदार्थ कोशिका विभाजन के समय किसमें संगठित हो जाता है? ये संगठित हो जाता है क्रोमोसोम में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 58 नंबर कह रहा है कि एक अकेली कोशिका के दो नई कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। तो जी विभाजन की प्रक्रिया कोशिकीय जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिकीय जनन कहलाती है। बैक्टीरिया जैसी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? उनका जो नाम आप देंगे वो है केंद्रकाय। क्या नाम देंगे? केंद्रकाय। ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? इसकी जो झिल्ली युक्त अंगक होते हैं इसमें अनुपस्थित होते हैं और वहीं यूकेरियोटिक में आपकी उपस्थित होती है। क्लियर है? अगला पॉइंट कह रहा है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी विशेषता है? तो वही बोला मैंने कि इसमें जो केंद्रक झिल्ली होगी स्पष्ट रूप से क्या होंगी? पाई जाएगी। लेकिन इसमें भी तो अनुपस्थित लिखा है। तो 61 का जो सही जवाब है तो ये तो नहीं होगा। अनुपस्थित नहीं, उपस्थित होता है ये भी नहीं होगा। इसमें स्पष्ट और झिल्ली युक्त होता है, ठीक है? मतलब कि उपस्थित होता है। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो ये जो क्लोरोफिल पाया जाएगा वो आपका झिल्लीदार कोशिकाओं में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका प्लास्टिड में, मतलब क्लोरोप्लास्ट या जिसको हम प्लास्टिड में बोलते हैं वहां पर पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 64 की तरफ आपको लेके चलते हैं 64 नंबर की तरफ। बहुत लंबा वीडियोस नहीं होगा लेकिन एमसीक्यू आपको बहुत ज्यादा मिले। हम लोग 64 तक गए हैं, अभी आपको कम से कम 36 38 मतलब कि अभी 40 क्वेश्चन से ऊपर ही हैं। अच्छा चलिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो सामान्य आकार होता है वो कितना होता है? अभी आपने पढ़ा था 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक पाया जाता है। यूकेरियोटिक में वही बात करेंगे तो 5 से लेकर के 100 तक। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली की जो संरचनाएं होती हैं वो किसके काम आती हैं? कि उनके जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनको अलग अलग रखने के काम आती हैं। अंतर्द्रव्य जो जालिका है वो ER किस प्रकार की संरचना है? ये किस प्रकार की संरचना है? ये है झिल्ली युक्त नलिकाएं व पुटिकाएं। क्या होती हैं? झिल्ली युक्त नलिकाएं या पुटिकाएं होती हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जिसको हम RER का नाम देते हैं, ये खुरदरी क्यों दिखती हैं? इसलिए दिखती हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जिसको RER का मुख्य कार्य बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है आपका प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर की तरफ आते हैं। जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है जिसको हम आपका SER है उसको बोलते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य क्या है कि आपका जो लिपिड है मतलब वसा का निर्माण करना। वसा का निर्माण करना। यकृत की कोशिकाओं में SER की क्या भूमिका होती है? उसकी भूमिका होती है
विष और दवाओं का निराविषीकरण करना, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्द्रव्य जालिका ईआर का प्रमुख कार्य क्या है? ईआर का प्रमुख कार्य जो है वो है आपका कोशिकाओं को गति प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट, अंतर्द्रव्य जालिका जो ईआर होती है कोशिका का किस रूप में माना जा सकता है? इसको मान सकते हैं हम ईआर को, क्या मान सकते हैं? इसको ढांचा मान सकते हैं, इसको हम साइटोप्लेटिन बोलते हैं। ठीक है। गाल्जी उपकरण की खोज किसने किया था? तो ये किए थे कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी उपकरण की खोज की थी। गाल्जी उपकरण किस प्रकार की संरचना है? तो गाल्जी उपकरण जो है वो एक झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का तंत्र है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। ईआर में उपस्थित किसमें पैक किए जाते हैं और कोशिकाओं के अंदर और बाहर भेजे जाते हैं? फिर क्या है? वही है गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण के द्वारा निम्न में से कौन सा अंगक बनाया जाता है? गाल्जी उपकरण के द्वारा जो अंगक बनाए जाने वाले हैं वो है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर किस में बदल जाता है? तो वो जटिल शक्कर में बदल जाता है। क्लियर है? लाइसोसोम में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो पाचन करता है? तो जो पाचन करने वाला होगा वो पाचक एंजाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाचन एंजाइम कहलाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा। ठीक है, यदि प्लीज आपको सच में समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो सच में पसंद आ रही हो, एक लाइक, पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दें। ठीक है ना? एक शेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपका एक शेयर मुझे मोटिवेशन देगा, बहुत कुछ देगा। क्लियर है? चलिए। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है मुख्य? इसका कार्य यही होता है कि कोशिका का जो अपशिष्ट है उसको निपटाना, यही इसका मुख्य कार्य होता है लाइसोसोम का। करा कि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत्यु होने पर लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम यही करता है कि अपनी ही एंजाइम से स्वयं कोशिका को पाचित कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। इसलिए तो इसको आत्मघाती शैली कहा जाता है। आ भी गया। चलिए, आ भी गया आपके सामने ये। करा कि लाइसोसोम को कोशिका की कौन सी शैली कहा जाता है? तो इसको कहते हैं आत्मघाती शैली। कैमिलो गॉल्जी को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था? तो इसको मिला हुआ था तंत्रिका तंत्र की संरचना के कार्य के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कैमिलो गॉल्जी ने किस विधि का विकास किया जो कोशिका की कोमल शाखाओं को अभिरंगित करता है? तो ये किए थे ब्लैक रिएक्शन का। किसका? ब्लैक रिएक्शन। एक बार मैं 83 नंबर वाले क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहता हूँ कि नोबेल पुरस्कार इनको किसके लिए मिला है। जी बिल्कुल यही सही है, तंत्रिका तंत्र के संरचना के लिए 1906 में इनको मिला था नोबेल प्राइज। चलिए, आते हैं 85 की तरफ। कह रहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो कोशिका का हम बिजली घर कहा जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में वलित होने वाली जो झिल्ली होती है वो भीतरी झिल्ली होती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके निर्माण के लिए ऊर्जा उत्पादन करता है? एटीपी, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए, अगला है 88 की तरफ आते हैं। करा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है जो इसे कुछ अपना प्रोटीन स्वयं बनाने में सक्षम करता है? तो ये है आपका राइबोसोम और डीएनए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि प्लास्टिड केवल किन कोशिकाओं में ही पाया जाता है? तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाएगा। 90 नंबर है कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो किस प्रकार के प्लास्टिड हैं? तो क्रोमोप्लास्ट आपके रंगीन होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? रंगीन। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जिसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा क्लोरोफिल में, उसको हम क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 92 के तरफ कह रहा कि ल्यूकोप्लास्ट में मुख्य रूप में कौन सा पदार्थ संचित रहता है? तो ल्यूकोप्लास्ट में आपको स्टार्च इसमें विघटित होने को मिलेगा। स्टार्च होगा, आपका आपका विटामिन होगी,
आपका जल होगा। ठीक है ना? आप इसमें से किसी ऑप्शन को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ इसमें से। चलिए इसमें आप ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च होता है। आपको लिपिड होता है देखने मिलता है, लिपिड का ही मतलब आपका वसा हो गया, ठीक है? उसके बाद प्रोटीन होगा, प्रोटीन जैसे पदार्थ को संचित करने का काम करता है ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? इसका ये प्राथमिक अंगक होता है, पादप कोशिका में जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये एक प्रकार का ये प्राथमिक अंगक भी होता है। ठीक है? जिसमें आपको स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, जल इस प्रकार के पदार्थ को वो संचित करने का काम करता है। कह रहा है कि रसधानियाँ किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं? तो रसधानियाँ जो हैं वो किस कार्य के लिए? तो पदार्थ को संचित और उत्सर्जन करने के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर क्या कहता है? 94 नंबर कहता है कि जो पादप कोशिकाओं में केंद्रीय रसधानी कोशिका आयतन का कितना प्रतिशत हो सकती है? तो ये हो सकता है 50 से लेकर के 90% के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का कौन सा अंगक स्वयं प्रोटीन बना सकता है? तो कोशिका का वो अंग जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्वयं के अंग प्रोटीन बना सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले की तरफ आते हैं 96 नंबर। 96 नंबर क्या कहता है कि जो कोशिका का विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि आप नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, मृत या जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं इनका आप प्रतिस्थापन कर देंगे। ये कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य होता है। कोशिका विभाजन के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? इसके जो मुख्य कार्य होते हैं वो सूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्लियर है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी, बिल्कुल मुख्य प्रकार ही पूछा है, तो आपके 2 होते हैं, आपके एक होता है माइटोसिस और एक होता है मेयोसिस, जिसको हम समसूत्री या अर्धसूत्री का नाम देते हैं। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन आपका सही है। 98 की तरफ चलते हैं, 98 नंबर हमारा। कह रहा है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण होगा वो राइबोसोम में होगा, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका जीवन की किस इकाई के रूप में कार्य करती है? तो कोशिका जीवन की एक पहली बात मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, उसके साथ-साथ ये क्रियात्मक इकाई भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी सही जवाब है। समसूत्री विभाजन जिसको हम माइटोसिस का नाम देते हैं, उनमें क्या होता है? तो उनमें क्या होता है कि 2 प्रकार की समान संतति की कोशिकाएँ बनती हैं, ऑप्शन नंबर बी। समसूत्री विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? इनका जो मुख्य उद्देश्य होगा, वो होगा कि वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 102 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 102 नंबर कहता है कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकी की तुलना में कैसी होती है? मातृ कोशिकी की तुलना में आपकी 2 गुनी होती है। कितनी होती है? 2 गुनी, ऑप्शन नंबर। अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस का नाम देते हैं, उनमें कितने विभाजन होते हैं? तो उसमें विभाजन होते हैं आपके 2। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी। अगला 104 नंबर कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? तो ये होती है जो मातृ कोशिका होती है, उसकी केवल क्या होती है? आधी होती है, आधी होती है। मातृ कोशिका की क्या होगी? तो आधी होगी। अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो प्रजनन हेतु युग्मक कोशिकाएं बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। कह रहा है कि जो माइटोसिस और मियोसिस होता है उसमें मुख्य अंतर क्या होता है? देखिए, माइटोसिस माइटोसिस का मतलब होता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? समसूत्री। और मियोसिस का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री। क्या होता है इसमें? अर्धसूत्री। इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या इसकी मातृ कोशिका की आधी होती है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। समसूत्री विभाजन किसे भी कहा जाता है? तो समसूत्री अभी बताया मैंने। समसूत्री बोलते हैं माइटोसिस को। किसको? माइटोसिस को। और मियोसिस किसको बोलते हैं? अर्धसूत्री को। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 108 नंबर।
कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, वो प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर बी। इस चैप्टर से केवल एक आपके पूरी की पूरी 108 मिले हैं। ठीक है? पूरी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है?